हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ललित भार्गव वेलकम्स यू ऑन माई चैनल स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। दोस्तों, हम जानते हैं हमारी लाइफ में वाटर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। हम वाटर के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे, कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं अर्थ का थर्ड फोर्थ जो हिस्सा है वो वाटर कवर करता है, लेकिन जो 75% अर्थ का हिस्सा जो वाटर कवर करता है उसका 96.5% तो ओशियनिक वाटर है, जिसे हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। तो जो अर्थ का 75% वाटर ने कवर कर रखा है उसका 96.5% ओशियनिक वाटर है और 2.5% है जो यूजेबल वाटर है। उसका लगभग 70% तो ग्लेशियर्स ने कवर कर रखा है। तो उस 2.5 का जो 30% है वो हमारा ड्रिंकिंग वाटर, कुकिंग के लिए और जो इरिगेशन के लिए है, हम यूज कर सकते हैं उस 30% वाटर को। अब देखिए, उस 30% में से भी हमारे इंडिया को केवल 4% मिलता है, और अगर पर पर्सन वाटर की अवेलेबिलिटी देखी जाए तो इंडिया 133 रैंक करता है वर्ल्ड में। हम वाटर को सही तरीके से मैनेज करके वाटर को यूज करें, वाटर को कंजर्व करके हम रखें, इसलिए हमें यह चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। कि ये कहा जा रहा है कि 2025 के चलते इंडिया भी ऐसी कंट्रीज में आ जाएगा जहां पर वाटर स्कैरसिटी होती है। अब देखिए, फैक्ट की बात यह है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के कारण वाटर रिन्यू हो जाता है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है तो फिर वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और ऐसा क्यों प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 के आते आते कई एरियाज वाटर स्कैरसिटी से अफेक्ट हो जाएंगे, वाटर स्कैरसिटी उन एरियाज में बढ़ जाएगी। तो अब हम वाटर स्कैरसिटी के कुछ कारण पढ़ेंगे। वाटर स्कैरसिटी को हम दो एस्पेक्ट्स में देखेंगे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स वाटर की शॉर्टेज को क्रिएट करते हैं और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स वाटर की क्वालिटी को गिरा देते हैं, वाटर की क्वालिटी को एकदम डिग्रेड करके रख देते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो चलिए पहले चलते हैं हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की ओर। पहला फैक्टर है हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये सबसे बेसिक फैक्टर है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का। देखिए, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी वाटर की जो नीड है वो भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की भी नीड है वो भी बढ़ेगी, और फूड को इरिगेट करने के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी और इससे वाटर स्कैरसिटी आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिए, हमारा सेकंड फैक्टर है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में फार्मर्स ने कमर्शियल क्रॉप्स को उगाना चालू कर दिया है, और कमर्शियल क्रॉप्स में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो लोगों ने अपने पर्सनल ट्यूबवेल्स लगवाए। अब देखिए, हर फार्मर अपने पर्सनल ट्यूबवेल लगवा लेगा तो ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला जाएगा। अब हमारा थर्ड फैक्टर है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में जो मॉनसून है वो कई जगह अपनी कृपा ज़्यादा बरसा देते हैं। जैसे कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश कर देते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में अच्छी खासी बारिश होती है इंडिया में, जिसके कारण कई बार लोगों को फ्लड का तक सामना करना पड़ता है, और कई एरियाज़ में ड्रॉट का सामना करना पड़ता है, जैसे कि राजस्थान में बहुत कम बारिश करते हैं मॉनसून हमारे। तो इंडिया में क्या है कि रेनफॉल का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके कारण कई एरियाज़ में लोगों को ड्रॉट का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पर वाटर स्कैरसिटी आ जाती है। अब हम फोर्थ फैक्टर पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स का, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ की जा रही हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि मशीन को ठंडा करने में बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाटर की नीड हो रही है इंडस्ट्रीज़ में। और अर्बनाइजेशन में क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी अच्छी खासी 100 स्टोरी की बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, तो वहाँ पर जब बोरिंग की जा रही है और
जो पानी का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, तो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला जा रहा है। अब हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को पढ़ें तो पॉल्यूशन एक बेसिक फैक्टर है वाटर स्कैर्सिटी के होने में। लोग डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर्स में और जो हमारे पानी के अदर सोर्सेज हैं जहाँ से हम वाटर को लेते हैं उनमें मिक्स कर दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो केमिकल निकलता है और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट में अदर थिंग्स आती हैं उनको लोग रिवर्स में मिक्स कर दे रहे हैं, जिससे हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है। तो ये वाटर पॉल्यूशन जो है वो मेन फैक्टर है वाटर स्कैर्सिटी के आने में। उस वाटर को जो यूजेबल वाटर है हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं वाटर पॉल्यूशन के कारण। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनके कारण वाटर स्कैर्सिटी आ रही है। अभी तक हमने पढ़ा कि किन कारणों की वजह से हमें वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत है, वाटर का सही मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ डू वी कंजर्व वाटर एंड मैनेज वाटर। तो एंशियंट टाइम में हमने देखा कि एंशियंट टाइम में भी लोग डैम्स बनाते थे, रिजर्वायर्स बनाते थे, लेक्स बनाते थे, कैनाल्स के द्वारा वाटर को ट्रांसफ़र किया जाता था। हमने देखा कि 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक बनाया गया, जो उस टाइम का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक माना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के भी हमने कुछ प्रूफ्स देखे कि वहाँ पर उस टाइम भी डैम्स बनाए जाते थे, लेक्स बनाए जाते थे, इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। फर्स्ट सेंचुरी श्रृंगावीरपुर जो इलाहाबाद के पास है वहाँ पर भी हमने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलाइज होते हुए देखे कि वहाँ पर भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाते थे। 14th सेंचुरी में बड़े बड़े टैंक हौज खास दिल्ली के एरिया में इल्तुतमिश के द्वारा कुछ बड़े बड़े टैंक बनाए गए दिल्ली में। तो फिर हमने भी एंशियंट टाइम से सीखा और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाना शुरू किए, लेकिन हमने डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की तरह यूज़ किया। अब हम कुछ डैम्स के यूजेस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम डैम्स का यूज़ करते हैं, फ्लड कंट्रोल के लिए हम डैम्स का यूज़ करते हैं, वाटर सप्लाई अगर कहीं पर वाटर की ज़रूरत है, जैसे इरिगेशन के लिए कई गाँवों में वाटर की ज़रूरत है तो वहाँ पर हम कैनाल्स के द्वारा वाटर सप्लाई करते हैं। फिश ब्रीडिंग हम डैम्स में कर लेते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं डैम्स के जिनके कारण डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया गया। अब हम डैम्स के कुछ ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे जो कुछ टाइम से सामने आ रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी। देखिए रिवर्स जो डैम्स में मिक्स हो रही हैं तो रिवर्स के रुक जाने से और फिर रिवर्स का जो फ्लो है उसका हाई और लो हो जाने से रिवर्स के आसपास की जो सॉइल है उसकी वो अपनी फर्टिलिटी खोती चली जा रही है। सेकेंड इम्पैक्ट ऑफ डैम इज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ रहा है डैम्स का। कई रिवर्स आके डैम्स में मिक्स हो रही हैं और फिर वो डिवाइड हो जाती हैं तो उनकी जो एक्वेटिक लाइफ है उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। वो उनकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो माइग्रेट नहीं हो पा रही है अच्छे तरीके से। थर्ड इम्पैक्ट ऑफ डैम्स इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है जब डैम्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए जाते हैं। बड़े बड़े रिजर्वायर्स के बनाए जाने के कारण वहाँ का जो फॉरेस्ट है वो पूरी तरीके से सबमर्ज हो जाता है वाटर के अंदर और वहाँ की जो फ्लोरा और फौना है वहाँ उस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाने के कारण। फोर्थ इफेक्ट ऑफ डैम्स इज और ड्रॉबैक ऑफ डैम्स इज चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न। अब जो वहाँ के आसपास के डैम्स या फिर जो रिवर्स के आसपास के लोगों ने कमर्शियल क्रॉप्स को या फिर इंटेंसिव क्रॉप फार्मिंग करना शुरू कर दिया। उनके पास जो वाटर की अवेलेबिलिटी थी वो अच्छी खासी हो गई तो उन्होंने सोचा कि हम इस वाटर का यूज़ करें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसके कारण सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी कुछ टाइम बाद। अब देखिए इन ड्रॉबैक्स के कारण पब्लिक के कुछ रिएक्शन सामने आए, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और तहरी डैम आंदोलन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ये तक कहा जाने लगा कि कुछ टाइम बाद जो डैम्स हैं वो फ्लड को कंट्रोल करने में भी नाकामयाब हो जाएंगे। महाराष्ट्र में 2006 में जो डैम्स हैं वो रिवर के जो वाटर का फ्लो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और महाराष्ट्र और गुजरात के कई एरियाज़ में वाटर के फ्लो के कारण बाढ़ आ गई। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो अल्टरनेट साबित हुआ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का।
मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में कई सारे ड्रॉबैक्स देखे, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हमें कोई ड्रॉबैक सामने नहीं आया और एक अच्छा अल्टरनेट मिला हमें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का। देखिए, एंशिएंट इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशन माना जाने लगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे कि एंशिएंट इंडिया में गुल्स और कुल्स बनाए जाते थे वेस्टर्न हिमालयाज़ के एरिया में। माउंटेनियस जो रीजन्स होते थे वहाँ पर गुल्स और कुल्स बनाए जाते थे। आप स्लाइड में देख सकते हैं इमेजेस। जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स होते थे वहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता था रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में। ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए जाते थे कि उनमें वाटर स्टोर हो जाए और जो मॉइस्चर है, जो सॉइल का मॉइस्चर है उसको अच्छा बना देते थे ये वाटर के स्टोरेज। और सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में खादेंस और जोहर्स बनाए जाते थे। पर्टिकुलरली ये राजस्थान के जैसलमेर एरिया में खादेंस बहुत ज़्यादा फेमस थे। खादेंस और जोहर्स सबसे ज़्यादा राजस्थान में यूज़ होते थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो था रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये कॉमनली प्रैक्टिस था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ये सबसे अच्छा तरीका था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। कई तरीके हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा यूज होते थे। ये क्यों होते थे? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वाटर का शॉर्टेज पड़ता था। तो रूफटॉप हार्वेस्टिंग कैसे की जाती थी कि लोग अपनी छत को एक स्लोपिंग रूफ बनाते थे, हल्का सा तिरछा बना देते थे रूफ को। तो इसके कारण जो पानी, जब बारिश होती थी तो पानी उनकी छत पर जो स्टोर होता था उसको वो पाइप से कनेक्ट करके अपने घर के आगे एक बहुत बड़ा टैंक बनाते थे, रूम साइज़ का एक टैंक बना देते थे। तो वो पानी जब बारिश होती थी तो पाइप के थ्रू आके उन टैंक्स में स्टोर हो जाता था। फिर वो आगे चलकर आने वाले टाइम में उस वाटर को यूज़ करते थे। अब हम एक फैक्ट पढ़ेंगे कि मेघालय के शिलोंग में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉमनली यूज़ की जाती है, जबकि शिलोंग सिर्फ चेरापूंजी और मौसिनराम से 50 to 55 किलोमीटर दूर है। चेरापूंजी और मौसिनराम वो एरियाज़ हैं जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी और मौसिनराम में इतनी ज़्यादा बारिश होती है, फिर भी शिलोंग में लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत है। वहाँ पर लोग रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। जो टोटल वाटर वहाँ पर लोग यूज़ करते हैं उसका 15 to 25% तो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी को बचाते हैं और फिर यूज़ करते हैं। देखिए, अब हम एनसीईआरटी का एक और फैक्ट पढ़ेंगे कि कर्नाटका के माइजोर के पास एक छोटा सा गांव है गेंडाठुर। वहाँ पर लगभग हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ की जाती है। लगभग 200 हाउस होल्ड्स जो हैं वो इस सिस्टम को इंस्टॉल करे हुए हैं। वो लगभग सालाना 50,000 लीटर वाटर स्टोर कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। और एक बार तो इन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया कि 20 घरों ने केवल मिलकर 1 लाख लीटर वाटर को स्टोर कर लिया। इससे लगभग 378 साल तक एक व्यक्ति जिंदा रह सकता है इतने पानी से। इतना पानी सिर्फ 20 घरों ने मिलकर स्टोर कर लिया था एक साल में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्लास 10th ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगली आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।